Assalamu alaikum students. I hope all of you would be doing great. Okay बच्चे, the next topic that we are going to start here is the enzymes. इससे पहले हमने टिश्यूज़ वगैरह के बारे में और सेल में पाई जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत जो है वो कम्प्लीटली स्टडी किया। अब जो है वो हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, तो आप कह सकते हो एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके बगैर लाइफ आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। क्यों भाई? जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट आप कह सकते हो कि ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज करना क्या होता है? उनका जो रिएक्शन रेट होता है उसको बढ़ा देते हैं। अब अगर ये एंजाइम्स ना हों तो रिएक्शन वैसे हो तो जाएगा, मतलब रिएक्शन होगा तो सही, लेकिन वो इतने स्लो रेट पर होगा कि जो हमारी लाइफ है वो ऑलमोस्ट उससे जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसलिए एंजाइम्स जो हैं ये हमारे लिए, हमारी आप कह लो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जी हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को, हम स्टार्ट करते हैं आगे। एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट और जो कि ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो एज आ बायोकैटलिस्ट या फिर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ये जो कैटलिस्ट होती हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। तो उसके बाद एक होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस तरह हर केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह उन केमिकल रिएक्शंस में जिनको एंजाइम जो होता है वो कैटलाइज कर रहा होता है उनमें भी एक सबस्ट्रेट होता है। तो आप कह लो कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्चुअली एंजाइम का रिएक्टेंट होता है। ये वो कंपाउंड होता है जिसके साथ एंजाइम मिलता है, देन उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है या फिर उसको एक मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट कहता है जितने भी हमारे पास मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उन तमाम को जो है वो एंजाइम कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। उन तमाम में एंजाइम कैटालिसिस होती है। क्यों होती है? ताकि वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो एक इतने से फास्ट रेट पर हो कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन हो सके, यानी कि जो है वो हमारी लाइफ कंटिन्यू रह सके। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये जो एंजाइम्स होते हैं अगर ये प्रॉपरली काम ना कर रहे हों तो क्या होता है कि हमारी लाइफ आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं ये भी एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज का एक एक जो स्टेप होता है वो एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो एंजाइमोलॉजी ये वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसमें हम एंजाइम्स को स्टडी करते हैं। ये आपके पास दिखाई दे रहा है, ये होते हैं सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट और एंजाइम। ये है एंजाइम, उसके बाद ये है सबस्ट्रेट जिसने जाकर आके साथ मिलना है। एक्चुअली अगर इस एरो को आप थोड़ा सा नीचे कर लें, एक्चुअली दिस इज़ द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है? एक्टिव साइट किसी भी एंजाइम का वो पार्ट होती है जिसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट जो होता है वो अटैच होता है। बाकी बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें तो ये तमाम एंजाइम्स का ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं? इस एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में। ये एक्टिव साइट ही होती है जो कि एक एंजाइम को दूसरे से डिफ़र कर रही होती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे इनकी डिस्क्रिप्शन पर। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कहता है कि अगर इन एंजाइम्स के बगैर ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे वुड नॉट टेक प्लेस एट अ फास्ट रेट। ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये एंजाइम के बगैर कभी भी किसी फास्ट रेट पर नहीं होंगे। उसके बाद कहता है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल मेटाबॉलिज्म के भी तमाम एस्पेक्ट्स को कैटलाइज करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे सेल में बहुत सारे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स मौजूद होते हैं। तो वो कहता है कि उस मेटाबॉलिज्म का एक एक स्टेप को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको मिसाल देती हूँ ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस एक जो है वो प्रोसेस जो हमारे सेल में होने वाला है, तो उसमें डिफरेंट उसमें आगे से स्टेप्स होते हैं। उसका एक एक स्टेप कैटलाइज करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स मौजूद हैं। अगर कोई एक भी एंजाइम उनमें से स्किप हो जाए तो वो जो रिएक्शन होता है, वो जो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस होता है, वो एक नॉर्मल रेट पर नहीं होगा और लाइफ आलमोस्ट जो है वो ग्लाइकोलिसिस करता क्या है, उसमें एक्चुअली उसमें
ग्लूकोज की डाइजेशन होती है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम ले रहे होते हैं उसकी डाइजेशन होती है। तो अगर वो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो वो डाइजेशन नहीं होगी और उससे हमें जो है वो एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके बाद कहता है कि जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, डाइजेशन होती है, डाइजेशन ऑफ द फूड, जहाँ पर जो लार्ज न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उनकी जो ब्रेक डाउन होती है और उनको स्मॉलर मालिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। साथ साथ में जो होती है कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब कि उनको डाइजेस्ट करके उनसे एनर्जी हासिल की जाती है, देन उस एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उसके बाद कहता है कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में एक और भी रिएक्शन होता है, जिसमें पहले हमने बात की डाइजेशन में हमने लार्जर मालिक्यूल्स को स्मॉलर में तोड़ना होता है। तो सम टाइम क्या होता है, हमने स्मॉलर मालिक्यूल्स को आपस में मिलाकर कोई लार्ज मालिक्यूल भी तो कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो उसमें भी जो है वो एनर्जी यूज़ होती है। वो एनर्जी भी यूज़ होती है, साथ साथ में उसमें डिफरेंट एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। ऑल द एंजाइम्स, कहता है पहले सोचा जाता था कि ऑल द एंजाइम्स वर द प्रोटीन्स इन नेचर। पहले ये बात कही जाती थी कि तमाम जो एंजाइम्स होते हैं उनकी नेचर प्रोटीन होती है, मतलब तमाम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। लेकिन 1980s में पता चला कि जो कैटालिटिक एबिलिटी होती है वो सम टाइम्स, नॉट इन ऑल द केसेस बट सम टाइम, वो न्यूक्लिक एसिड के पास भी होती है। न्यूक्लिक एसिड वो है न्यूक्लिक एसिड जो कि एज ए एंजाइम काम कर रहा होता है या फिर जो कि कैटालिसिस में इन्वॉल्व होता है, उसको राइबोजाइम्स कहते हैं। और उसको जो है वो RNAs भी, मतलब कहा कैटालिटिक RNAs भी कहा जाता है। ये बात जो है वो 1980s में डिमॉन्स्ट्रेट की गई थी कि तमाम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स इन नेचर नहीं होते, कुछ RNA इन नेचर भी होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड इन नेचर भी होते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा लेकर नहीं चलते, क्योंकि इन जो राइबोजाइम्स हैं, जो RNA कैटालिटिक RNAs हैं, इनके ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च की गई है, ना ही इनकी जो है वो इतनी ज़्यादा कोई इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। तो हम यहाँ पर भी जो है वो केमिकल नेचर एज अ प्रोटीन ही लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर यही कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं उनकी केमिकल नेचर प्रोटीन्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि जो एंजाइम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं। तो आप कह सकते हो एंजाइम्स प्रोटीन्स इन नेचर हैं। अभी हमने बात की प्रोटीन्स किससे मिलकर बनती हैं, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं, बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे ही एक एंजाइम का स्ट्रक्चर भी होता है, कि एंजाइम्स हैं प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स किससे बनती हैं, अमीनो एसिड से। तो जब डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से ये आपस में मिलते हैं, और इससे जो है वो आप कह लो कि पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो आपस में मिलते हैं और एक न्यू प्रोटीन बन जाती है, और इसको एंजाइम कहते हैं। उसके बाद ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो एक्चुअली जो फोल्डिंग पैटर्न होता है किसी भी प्रोटीन का, ये स्पेसिफिक एंजाइमेटिक प्रोटीन का, उसको जो है वो आप कह लो डिटर्मिन कर रहा होता है। किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिटी के लिए जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वो ज़रूरी होती है। क्या मतलब है इस बात का, जैसे आपने पढ़ा कि प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो हो गया लीनियर चेन, उसके बाद प्रोटीन्स होती हैं वो हेलिकल या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स बनाती हैं, देन वो अपने ऊपर क्वाइल कर जाते हैं, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। एक्चुअली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो उनके पास जो है वो प्रोटीन का टर्शरी लेवल का स्ट्रक्चर होता है, तो वो हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये जो फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, या फिर जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से ही एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, और ये एंजाइम की स्पेसिफिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहता है कि अगर किसी भी एंजाइम को आप किसी चेंज के साथ, अगर इसको ये चेंज का सामना करना पड़ जाए, कोई भी चेंज जैसे कि फ्लक्चुएशंस में, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, पीएच हो सकती हैं, या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ जाए, तो इससे जो है वो प्रोटीन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हम कह देंगे कि एंजाइम का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पीएच किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और ये किस तरह से प्रोटीन को, ये किस तरह से एंजाइम को डीनेचर करते हैं, ये हम इंशाल्लाह जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स की या एंजाइम्स की जो एबिलिटी होती है, जो कैटालिटिक इनकी एफिशिएंसी होती है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो हम उसमें जो है ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद वो कहता है कि डिनेचुरेशन जो होती है सम टाइम बट नॉट ऑलवेज़ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एंजाइम है, उसकी प्रोटीन में या उसके एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया है, डिनेचुरेशन हो गई है, तो बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि आप दोबारा से उस एंजाइम को पहले जैसा बना सकें। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो एंजाइम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो आप कह लो नॉन फंक्शनल हो जाता है, वो अपना काम नहीं करता।
उसके बाद कहता है कि कुछ एंजाइम के साथ जो होते हैं एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स बाइंड होते हैं जिसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये एंजाइम के साथ अटैच होता है। जिस एंजाइम के साथ कोफैक्टर लगा हो तो वो कोफैक्टर उस एंजाइम की वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उस एंजाइम के साथ कोफैक्टर ना लगा हो तो वो एंजाइम जो होता है वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता। एक्चुअली ये कोफैक्टर करते क्या हैं, कोफैक्टर का काम ये होता है कि ये जो होते हैं ना, या तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है, या फिर जो होते हैं ये सबस्ट्रेट के दौरान और जो एक्टिव साइट होती है, जो एक्टिव साइट और जो एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है उसके दरमियान में आप कह लो कि एक एज अ ब्रिज काम करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि ये सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के साथ अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। और कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के बाद बहुत आप कह लो बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर अटैच होते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अटैच हों उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और ऐसे एंजाइम्स और ऐसे कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ लूजली अटैच हों, जिनको आप आराम से रिमूव करवा सकते हैं, उसको कोएंजाइम कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, कोफैक्टर के ऊपर एक और हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ हम जो एंजाइम का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और साथ में इनका थोड़ा सा हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करनी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर के। नोमेनक्लेचर क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ को कोई साइंटिफिक नेम देते हैं या फिर कोई भी नाम देते हैं। वैसे नोमेनक्लेचर जो होता है वो तो साइंटिफिक नेम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक नेम ही, बल्कि नोमेनक्लेचर किसी भी एंटिटी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग कंपोनेंट को जो है वो एक नाम देने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं, अभी बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कहते हैं ये जो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली इनका जो सबस्ट्रेट होता है वो ही डिटर्मिन कर रहा होता है कि एंजाइम को क्या नेम देना चाहिए। मतलब ये है कि नोमेनक्लेचर जो हमने बनाया है एंजाइम के लिए, उसमें हम ये करते हैं कि जो एंजाइम का जो भी ये काम कर रहा होता है ना, जो भी इसका सबस्ट्रेट होता है, उसके आगे हमने ASE लगाना है, सुफिक्स एज। मतलब जो भी एंजाइम है उसके जो भी सबस्ट्रेट है उसके सबस्ट्रेट के आगे जब एज लगा देंगे तो वो उसका एंजाइम का नेम बन जाएगा। कहता है बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिटी एंजाइम्स ऑफन हैव बीन नेम बाय एडिंग द सुफिक्स एज टू द सबस्ट्रेट्स नेम। मतलब सबस्ट्रेट का जो नाम होता है उसके आगे एज लगाने के बाद जो है हमने उस एंजाइम को नाम दे दिया है। जैसे एक एंजाइम है जो कि यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, उसको जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है, तो वो एंजाइम जो यूरिया की ब्रेक डाउन करवाता है उसको हमने यूरिएज कह दिया। उसके बाद वो एंजाइम जो कि आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है, यानी जो कि रिडक्शन करवाता है, हमने उसको ऑक्सीरिडक्टेज कह दिया। उसके बाद वो एंजाइम जो कि आप कह लो कि जो कि केमिकल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है उसको हमने ट्रांसफिरेज कह दिया। इसी तरह वो एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करवाता है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, वाटर की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर चीज़ में चेंज करना। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। उसके बाद ये तो है एक जनरल मैकेनिज्म, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने तमाम एंजाइम्स को जो है वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नेम देने हैं, बल्कि कुछ और एक्सेप्शंस भी होती हैं इस रूल में कि कुछ एंजाइम्स होते हैं उनका नाम ज़रूरी नहीं है कि ए से ही एंड हो। तो लेकिन ज़्यादातर जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वो यही है कि सफिक्स एज लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा भी जो है वो कुछ प्रिंसिपल कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किस तरह से एक्शन, किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं या अपना एक्शन किस तरह से शो करते हैं, उनका मैकेनिज़्म क्या होता है। सिंपल सी बात है, पहले मैं आपको जनरली बताती हूँ कि एक एंजाइम होता है, उसके ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, उसके लिए एक सबस्ट्रेट होता है, एक कोफैक्टर होता है। पहले एंजाइम, उसके साथ एक्टिव साइट लगी होती है, साथ में कोफैक्टर लगा होता है, देन सबस्ट्रेट आता है, वो एक्टिव साइट के साथ मिलता है। एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और उसके बाद प्रोडक्ट भी रिलीज़ हो गया, एंजाइम खुद से भी रिलीज़ हो जाता है। अब वो प्रोडक्ट ने तो जो करना था काम वो हो गया, अब वो एंजाइम नाउ अगेन इट्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो कहता है ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनके पास एनर्जी बैरियर होता है।
एनर्जी बैरियर को, उस एनर्जी बैरियर को हमने ओवरकम करना होता है। एनर्जी बैरियर का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए हो, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव टू द लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल थ्रू द यूज़ ऑफ द कैटलिस्ट। अब कहते हैं कि हमें क्या होता है कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो ज़्यादा सारी एनर्जी अवेलेबल ना हो तो उसको उसके एक ऑल्टरनेट के लिए जो है वो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एंजाइम इज़ दैट कैटलिस्ट विच इज़ यूज टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो इस फंक्शन के लिए, इस रोल के लिए हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। भाई कैटलिस्ट चाहिए ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो करते हुए, तो ये लें भाई हमारे पास कैटलिस्ट अवेलेबल है, दैट इज़ अ एंजाइम। और उसके बाद कहते हैं ये रिएक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। पहले जो है वो आप कह सकते हो कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो बहुत ही लेस स्टेबलाइज्ड होता है, मतलब कि वो इतना स्टेबल नहीं होता। वो फ़ौरन से जो है वो अपने नेक्स्ट रिएक्शन में चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में चला जाएगा। और वो ये है कि वो फ़ौरन से आप कह लो कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो आगे से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि ओनली सर्टेन रीजन्स ऑफ द एंजाइम्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट बाइंड टू द सबस्ट्रेट। अब ऐसा नहीं होता कि पूरे का पूरा सबस्ट्रेट ही आकर एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए, बल्कि एंजाइम आकर सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है। एक्टिव साइट जो होती है वो ग्रूव होता है या फिर पॉकेट होती है जो कि प्रोटीन्स की फोल्डिंग पैटर्न से बनती है। और ये जो ट्रांजिशनल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है को फैक्टर के साथ साथ कहते हैं ये जो होता है वो किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। आप कह लो कि जो एंजाइम की स्पेसिफिटी होती है वो एक्चुअली उसकी एक्टिव साइट की वजह से होती है। बाकी तो मैंने बताया कि उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर तो सारा सेम होता है, वहाँ पर इम्यूनो एसिड्स भी सेम होते हैं। जो एक्टिव साइट के इम्यूनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और वही डिटर्मन कर रहे होते हैं कि कोई एंजाइम कितना स्पेसिफिक है और वह किस केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अभी ये देखें, ये एक वो प्रोसेस है, ये मैकेनिज़्म है। ये है आपके पास एंजाइम, ये है उसकी एक्टिव साइट जिसके ऊपर जो है वो एंजाइम एक्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये है उसका सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या है कि एक सुक्रोज़ है, एक फ्रुक्टोज़ है, दोनों आपस में जो है वो टाइटली बाउंड हैं। अब इस रिएक्शन में हमने करना क्या है, हमने इस ग्लूकोज़ को और इस फ्रुक्टोज़ को सेपरेट करना है। तो ये पहला स्टेप था जिसमें उन्होंने अलग से सबस्ट्रेट को दिखाया है। सेकंड स्टेप में ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ऊपर जो है वो आकर उसका सबस्ट्रेट लग रहा है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसको आप कह लो ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हो। ये बहुत अनस्टेबल होती है, ये ज़्यादातर जो है वो इस हालत में नहीं रह सकता। उसके बाद आगे जो है वो वाटर हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस होती है, पानी की मौजूदगी में होती है। तो वो क्या करेगा, अब एंजाइम ने करना क्या है, इन दोनों के दरमियान में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। तो वो बॉन्ड को ब्रेक करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज़ को अलग अलग से रिलीज़ करवा देगा और ख़ुद भी रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जो एंजाइम यहाँ पर आपको मिला है, नाउ इट्स अगेन अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। इसी तरह एक और सबस्ट्रेट आएगा और इसके साथ आकर बाइंड करेगा और रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। याद रहे कि ये सबस्ट्रेट हाईली स्पेसिफिक है, ये एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, ये सिर्फ इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है। इसकी एक्टिव साइट जो है ये किसी भी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगी। अगर कोई और सबस्ट्रेट आकर इसके साथ बाइंड कर भी जाता है तो एंजाइम कहेगा ठीक है बाइंड तो कर गए हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा। उसके बाद कहता है कि जो एंजाइम सेंसेस होती है एक्टिविटी आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेल। एंजाइम की जो सिंथेटिक एक्टिविटी होती है, जो ओवरऑल इसका जो प्रोसेस होता है, उसमें आपकी जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम टाइम कुछ एंजाइम्स होते हैं वो जेनेटिकली ही आप कह लो कि वो नॉन फंक्शनल होते हैं। सम टाइम कोई जीन मिसिंग हो गया या कोई न्यूक्लियोटाइड मिसिंग हो गया जिसकी वजह से जो एंजाइम या तो ना बना या फिर आप कह लो कि उसका जो बन तो गया लेकिन उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, वो नॉन फंक्शनल था, वो फंक्शन नहीं कर रहा था। तो ये जो चीज़ होती है इसकी ये भी जो होती है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी और सेंसेस को डिटरमाइन करने के लिए। कुछ उसके बाद वो कहता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सेल्स एंड अदर्स आर फॉर्म ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं ऐसा नहीं होता कि हर वक्त सेल में बनते रहें, लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं वो उस वक्त बनते हैं जब सेल को उसकी ज़रूरत होती है। जब उन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है तब वो सेल जो है वो एंजाइम सिंथेसाइज करता है। उसके बाद जो एंजाइम्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे यूनिफॉर्मली मतलब कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, ऐसा नहीं होता।
बल्कि जब एंजाइम फंक्शन नहीं कर रहे होते तो वो प्रॉपर कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के अंदर या फिर इनकी सेल मेम्ब्रेन के पास, कोई भी सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर एक प्रॉपर आप कह लो कि अपने कंपार्टमेंट्स में मौजूद होते हैं, ऐसे ही पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए नहीं रहते। उसके बाद कहते हैं ये जो एंजाइम सेंसिस का जो रेट है या फिर इसकी जो एक्टिविटी होती है, इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं, कुछ न्यूरो सिक्रीशंस भी होती हैं, मतलब कि कुछ न्यूरोनल सिक्रीशंस होती हैं, नर्वस सिस्टम की कुछ सिक्रीशंस होती हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, साथ साथ में हमारा इन्वायरमेंट भी होता है जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर रहा होता है या फिर डिटर्मिन कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि बिकॉज़ जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, तो लिहाजा आप इस एंजाइम को ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हमने मैकेनिज़्म में देखा था कि एंड पर एंजाइम बच जाता है, तो उस एंजाइम को आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, देन अगेन यूज़ कर सकते हो, देन अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो एंजाइम्स की बहुत थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है और वो बार बार यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जो टिपिकल एंजाइम होता है उसका अगर आप उसकी रेट की बात करें तो वो 1 सेकंड में 1000 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके उनको प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1000 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा और उनका प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। ये है उस एंजाइम की एफिशिएंसी। अगर फॉर एग्जांपल इसी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर एंजाइम ना हो तो जो हमने मैकेनिज़्म में देखा, तो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बॉन्ड टूट रहा है जो एंजाइम ने फ़ौरन से तोड़ दिया, वो नॉर्मल एंजाइम की आप कह लो कि एब्सेंस में वो बॉन्ड टूटने में इतना टाइम लेगा कि वो सारा वक्त एक बॉन्ड टूटने में ही लग जाएगा। आगे से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अपने नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में कैसे एंटर होंगे। उसके बाद कहता है कि जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन होता है वो आप इंक्रीज़ भी करवा सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के रिएक्शन को डिक्रीज़ करवा देते हैं। इसी तरह कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि एंजाइम रिएक्शन को इंक्रीज़ करवा देते हैं। जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर सबस्ट्रेट जो हैं अगर वो ज़्यादा हो जाएँ तो ज़्यादा सारे एंजाइम्स जो हैं वो उनके साथ बाइंड कर करके उनको जो है वो प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे। तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी जो है वो एंजाइम का रिएक्शन रेट बढ़ जाता है और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी एंजाइम का जो रिएक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ आप कह लो कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो क्या होती हैं वो इंशाल्लाह हम जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो एंजाइम होते हैं हम उसको सैचुरेटेड कह देते हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन बीइंग डिटरमाइंड बाय द स्पीड एट विच द एक्टिव साइट कैन कन्वर्ट द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट। कहता है जब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो फॉर एग्जाम्पल हमारे एक सेल में 5 एंजाइम्स है जो कि सेम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहे थे। पहले सबस्ट्रेट कम था, 2 सबस्ट्रेट थे वो 2 के साथ बाइंड हो रहे थे और जो है वो रिएक्शन रेट कम था। फिर आपने सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ा दिया, 5 सबस्ट्रेट आपने कर दिए, तो वो 5 सबस्ट्रेट जो है वो 5 एंजाइम के साथ बाइंड हो गए हैं। तो अब जो है वो एंजाइम सैचुरेटेड होंगे, कोई भी एंजाइम जो है वो फ्री नहीं होगा बल्कि तमाम जो है वो एक्टिविटी में इंगेज हो जाएंगे। उसके बाद लॉक एंड की मॉडल, ये हैं कुछ मॉडल्स हैं जो कि किसी भी सबस्ट्रेट के उसकी किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होने का बताते हैं कि कैसे कोई सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। लॉक एंड की मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल इसका नाम ही बताता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहता है एंजाइम्स का जो और इसकी एंजाइम का और उसके सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन होता है या फिर जो कह लो आप इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एक लॉक की अपनी की के साथ होती है। जैसे एक स्पेसिफिक की होती है ना और एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, मतलब एक लॉक है ऐसा होगा उसकी एक स्पेसिफिक की होगी वही उसको ओपन करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी की उठाएंगे और उस लॉक को लगाएंगे लॉक ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम है ना, तो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही होगा जो एज अ की काम करेगा और एंजाइम के साथ जो मिलेगा तो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और एंजाइम्स को जो है वो आप कह लो कि उसका वो रिएक्शन करने के काबिल बनाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जैसे एक स्पेसिफिक की जो होती है एज इट ओपन अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम वे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन एक्टिवेट अ स्पेसिफिक enzyme. So this theory of the enzyme action illustrate the interaction, explain how enzyme exhibit specificity for a particular substance, कि किस तरह से enzymes जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिटी को किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए शो कर रहे होते हैं। ये डायग्राम है जो कि हमें बताती है एक की है एक लॉक है, जैसे कि एक लॉक के अंदर जाएगी और इसको ओपन कर देती है और इसके अंदर फिट हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा और एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और उसको जो है वो
प्रोडक्ट में खुद चेंज हो जाएगा। जब एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा एक सबस्ट्रेट तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो बात आपको अब तक समझ आई है वो ये है कि जो एक्टिव साइट है वो एक हाईली रिजिड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। भाई सबस्ट्रेट आकर उसके अंदर एग्जैक्ट फिट होगा तो जो है वो फ़ौरन से रिएक्शन शो करेगी और वरना नहीं करेगी। अगर सबस्ट्रेट फिट नहीं होगा तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगी। ये बात है जो हमें लॉक एंड की मॉडल से पता चलती है। लेकिन आगे आता है एक इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल कहता है नहीं, लॉक एंड की मॉडल ठीक नहीं है, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल ने कहा कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक सख्त चीज़ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल कहती हैं ऐसा नहीं है, बल्कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब सबस्ट्रेट आता है जो एक्टिव साइट के साथ मिलता है तो एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंज आता है। उस चेंज की वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल अच्छे वाला फिट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंड्यूस फिट मॉडल, एंजाइम्स एक्टिव साइट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली रिजिड फिट फॉर द सबस्ट्रेट। कहता है इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रिजिड, मतलब ये बहुत सख्त स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक्टिव साइट विल अंडरगो अ कन्फर्मेशनल चेंज। बल्कि एक्टिव साइट में एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है जो कि व्हेन एक्सपोज टू अ सबस्ट्रेट टू इम्प्रूव द बाइंडिंग। कहता है जब जैसे ही कोई एक्टिव साइट किसी सबस्ट्रेट के लिए एक्सपोज होती है तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसकी शेप में कोई चेंज आता है। तो जैसे ही वो सबस्ट्रेट आकर उस एक्टिव साइट के साथ मिलेगा तो एक्टिव साइट उसकी शेप के अकॉर्डिंग खुद को थोड़ा सा मोल्ड कर लेगी, खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेगी। दिस थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन हैज़ टू एडवांटेज। इसके दो एडवांटेज होते हैं। एक वो ये कि हाउ एंजाइम में एग्जिबिट ब्रॉड स्पेसिफिटी। ब्रॉड स्पेसिफिटी का मतलब कि एक एंजाइम है लाइपेज, वो जिस भी तरह का लिपिड होगा ना उसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसको उसकी ब्रेक डाउन फॉर एग्जांपल अगर उसने करनी है तो वो कर देगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त एक्टिव साइट का एक रिजिड स्ट्रक्चर होता तो वो किसी सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड ऑफ लिपिड के साथ बाइंड कर सकती, सिर्फ एक तरह के कंपाउंड के साथ। लेकिन क्योंकि इंड्यूस फिट मॉडल कहता है नहीं, एक्टिव साइट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, तो लिपिड हो जो जिस शेप का भी हो, जब वो आकर मतलब अगर उसके कंपाउंड में उसके कंपाउंड की शेप में थोड़ा बहुत चेंज आ भी रहा है तो वो जब उसके साथ आकर एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और ये एक्सप्लेन करता है हाउ कैटालिसिस में अकर द कन्फर्मेशनल चेंजेस स्ट्रेस बॉन्ड्स इन द सबस्ट्रेट इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी के किस तरह से जो है ये कन्फर्मेशनल चेंजेस रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करवा देती हैं। तो उसके बाद ये देखें इसमें अब आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी बहुत चेंजेस हैं सबस्ट्रेट में भी और एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज है। लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट के साथ मिलेगा तो एक्टिव साइट जो है जो शेप सबस्ट्रेट की होगी थोड़ा सा खुद को फ्लेक्सिबल करते हुए उसकी शेप के साथ ढल जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इंड्यूस फिट मॉडल होता तो फिर ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में फिट नहीं आना था, लेकिन ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में फिट आ रहा है क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। वो इजीली जो भी सबस्ट्रेट होता है ना, ये नहीं कि अब एक लाइपेज है जो कि लिपिड्स के लिए है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। या फिर एक लाइपेज है जो लिपिड्स के लिए है जो कि वो किसी और कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड कर जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। बल्कि लाइपेज जो है वो बाइंड लिपिड के साथ ही करेगा। उन लिपिड्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें अगर थोड़ा बहुत कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को जो है वो फ्लेक्सिबल जो एक्टिव साइट होती है वो उसको ख़त्म कर लेगी, खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हुए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी चीज़ जो ना समझ आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।